नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस 5वीं क्लास में जो अपनी मेगा एमसीक्यू सीरीज चल रही है, तो यूनिट फेस्ट के हम लगभग 130 पर्सन है वो कर चुके हैं। तो आज हम 131 से शुरू करेंगे। कल 5 क्वेश्चन है वो वॉइस प्रॉब्लम की वजह से बच गए थे इंडियन थिंकर्स के, वो करेंगे। और उसके बाद में जो मॉडर्न थिंकर्स है उनके जो पर्सन है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एग्जाम के हिसाब से, वो हम हल करेंगे। तो कल कुछ मैंने नए थिंकर्स लिए थे जिनसे आजकल कभी कभार पर्सन है वो पूछ लिया जाता है। तो 5 पर्सन बच गए थे। पहला है 131 नंबर पर्सन कि भारतीय समाज में महिला, वुमन इन इंडियन सोसाइटी, 2001 में ये पुस्तक आई थी कि लेखक कौन है या लेखिका कौन है। दो लोगों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी थी। तो आपको नाम बताना है कि ये पुस्तक है वो किनकी है। ऑप्शन ए मीरा देसाई और बीना अग्रवाल, फिर मीरा देसाई, कृष्णाराज मैत्रेयी, मीरा देसाई और उषा ठक्कर, मीरा देसाई और उत्साह पटनायक। अब देखो, कॉमन चीज है मीरा देसाई। तो अब कई बार ऐसे भी काम नहीं चलता है, हम एक मुख्य थिंकर का नाम याद कर लेते हैं, लेकिन उससे भी काम नहीं चलता है। अपना सह लेखक का नाम भी पता करना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा? उषा ठक्कर। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र और पश्चिम भारत में महिलाओं की स्थिति पे लिखी गई पुस्तक है 2001 में। किस महिला समाजशास्त्री ने तेभागा आंदोलन और बोध गया में किसान आंदोलन का तुलनात्मक अध्ययन किया? तेभागा आंदोलन हुआ था जो आजादी के समय पश्चिम बंगाल के अंदर, उसका और बाद एक और आंदोलन था बोध गया का आंदोलन। इनका अध्ययन किन्होंने किया? तो कल जो हमने प्रश्न किए थे, तो आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए 132वें का सही आंसर क्या होगा? डी, बिल्कुल राइट। डी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि कल हम इन पे चर्चा कर चुके हैं। बिना अग्रवाल ने मुख्य रूप से, जो सी नहीं है, अग्रवाल है, इन्होंने मुख्य रूप से किसान आंदोलनों पे, और वो भी महिला किसानों पे काफी कुछ लिखा है। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी, संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी, उत्तराधिकार में उनको अधिकार नहीं मिलते हैं, तो उन सब पे लिखा है। तो इन्होंने इन आंदोलनों का भी वर्णन किया है। शर्मिला रेगे ने दलित महिलाओं के बारे में लिखा, मीरा देसाई ने महिला अध्ययन के लिए लिखा, मीरा गोस्वामी भी महिला अध्ययन के लिए प्रमुख हस्ताक्षर मानी जाती है। 133, चंडीगढ़ स्टेटस ऑफ शेड्यूल कास्ट। चंडीगढ़ की शेड्यूल कास्ट की क्या स्थिति है? चंडीगढ़ के अंदर अनुसूचित जाति की स्थिति क्या है चंडीगढ़ के अंदर? तो इस पे इन्होंने किन्होंने अध्ययन किया 133 में? बताइए राइट और क्या होगा? नहीं, बी नहीं है। बी ने ग्रामीण अध्ययन किए मुख्य रूप से जनजाति, सॉरी, किसान आंदोलनों की। सी, विक्टर डिसूजा। विक्टर डिसूजा इज द राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने नगरीय समाजशास्त्री और मुख्य रूप से चंडीगढ़ पे इन्होंने काफी कुछ लिखा है। पंजाब और चंडीगढ़ का इन्होंने अध्ययन किया है और कई अवधारणाएं समाजशास्त्र में प्रस्तुत की है। तो ये नए उभरते हुए समाजशास्त्री हैं जिनसे प्रश्न है वो आगामी जो परीक्षाएं होगी उनमें पूछे ही जाएंगे। 134 है कि किसने मालाबार में सामाजिक परिवर्तन पर अपना शोध कार्य किया? मालाबार कहाँ है? आपको पता है कहाँ है मालाबार? केरल के अंदर है। तो यहां में सामाजिक परिवर्तन, अगर आपको नहीं पता है तो आप आइडिया लगा सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था, सी ऑप्शन बता रहे हो, एन के बोस नहीं, एन के बोस नहीं है। आइडिया लगा सकते हो आप। देखो, देख लेता हूं क्या है। बी, एम एस गोरे नहीं है, क्योंकि शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। बी नहीं। देखो, एन के बोस, आंध्र बितेई, ये है। तो ये दक्षिण राजस्थान में मुख्य है। एम एस ए राव,
इनका अध्ययन है, ये इनका ये पीएचडी का विषय रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट। 135, किसने दक्षिण एशियाई देशों में किसानों का तुलनात्मक अध्ययन किया? 135। 135 का सही आंसर क्या होगा, प्लीज फटाफट बताएं। ए शर्मिला रेगे नहीं, शर्मिला रेगे नहीं। अब देखो, आपको थोड़ा सा स्थिति को समझना पड़ेगा। अगर कोई गुजरात और महाराष्ट्र में अध्ययन हो रहा है ना, तो वो पश्चिम भारत में आएगा, लेकिन दक्षिण एशिया में आएगा। पूरा का पूरा भारत दक्षिण एशिया में आ जाता है। तो जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने श्रीलंका का भी अध्ययन किया, पूर्वोत्तर भारत में भी किसान आंदोलनों का अध्ययन किया, पंजाब में भी किया। तो शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। उनका सही आंसर क्या होगा? सी, बिल्कुल राइट। 135 का सी। ठीक है। 136 है कि कौन सा कथन, अब हम मॉडर्न थिंकर्स हैं उन पे पढ़ते हैं। कौन सा कथन गोफमैन के फ्रेम एनालिसिस, उनका जो ढांचा विश्लेषण है के समय में असत्य है? यानी बाकी तीन कथन तो सही है, लेकिन एक कथन गलत है, सही नहीं है। तो उसकी पहचान हमें करनी है। इसी प्रकार के क्वेश्चन यूजीसी नेट में ही पूछे जाते हैं। वहां पे दे दिया जाता है कि निम्न में से बताइए 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 4, ऐसे। तो मैंने थोड़ा सिंपल वे में रखा है इनको, वरना वो कहते हैं कि निम्न में से कौन से मत है वो सही है, कौन से गलत है। दो कथन सही होते, दो गलत सही होते। तो बताइए 136वें का क्या होगा? चलो, ये क्वेश्चन मैंने रखे इसीलिए ताकि हमारी रिवीजन भी हो जाए, परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण भी है, और सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। तो इसीलिए ये हमारी रिवीजन है वो चल रही है। सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी। देखो क्या है फ्रेम एनालिसिस या ढांचा विश्लेषण। तो ये कहते हैं समाज का एक ढांचा है, ठीक है। और ये ढांचा है वो सामाजिक स्थिति से अंदर ही है, कोई बाहर नहीं है, वो समाज के अंदर ही है। सामाजिक प्रकृति के आधार पर ही निर्मित होता है सामाजिक सामाजिक ढांचा, कोई बाहर से निर्मित नहीं होता है। और जो व्यक्ति क्या है, समाज क्या है, पारस्परिक क्रियाएं तो है समाज। तो व्यक्ति ढांचे से बाहर भी कार्य कर सकता है। तो अब सब कुछ समाज के अंदर हो रहा है, तो व्यक्ति बाहर कैसे कार्य कर सकता है? तो व्यक्ति ढांचे के अंदर ही कार्य करता है, बाहर कार्य नहीं करता। ये कथन असत्य है। बाकी ए बी और डी कथन है वो बिल्कुल सही है। आगे 137 नंबर की अल्फ्रेड सूज की जीव जगत लाइफ वर्ल्ड की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, तो उसमें कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? जीव जगत या लाइफ वर्ल्ड, जीव जगत भी उसको बोल देते हैं। पहला है, क्या है कि ये ज्ञान का विशाल भंडार है। देखो, जितने भी नए थिंकर्स हो रहे हैं ना, वो ज्ञान को, अनुभववाद को, व्यक्ति को विशेष महत्व देते हैं। इन्होंने जीव जगत को दो भागों में, हम संबंध और बेसंबंध में विभाजित किया है। जीव जगत रोजमर्रा का जीवन, कोई बाहर से नहीं है। इसमें अंत विषय प्रक्ता के स्थान पर व्यक्तिगत विषय प्रक्ता का को महत्व दिया गया है। तो बताइए क्या होगा? ए तो सही है, असत्य नहीं है। ए असत्य नहीं है। लाइफ वर्ल्ड ज्ञान का विशाल भंडार है, और उसी ज्ञान के विशाल भंडार के आधार पर हम इस जीवन जगत में निवास करते हैं। रोजमर्रा का जीवन है, ये कोई अलग से नहीं है। जो जीवन हम जी रहे हैं, इसी जीवन को अल्फ्रेड सूज ने लाइफ वर्ल्ड की अवधारणा दी है। रचना जी का सही आंसर है डी,
ये अंतर्व्यवस्था के स्थान पर व्यक्तिगत विषयपरकता को महत्व देते नहीं, ये व्यक्तिगत विषयपरकता के स्थान पर अंत विषयपरकता, यानी लाइफ वर्ल्ड है वो कोई एक ने नहीं बनाया है, इसमें बेस संबंध भी शामिल है। तो ये व्यक्तिगत विषयपरकता नहीं है, अंत विषयपरकता है, ये अल्फ्रेड सूज ने कहा है। तो डी इसका सही आंसर होगा। 138, निम्न में से कौन सा कथन प्रघटना शास्त्र के संबंध में सही नहीं है? देखो, एक दो बार मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि सर प्रघटना शास्त्र है, फेनोमेनोलॉजी है, उसको किसने डेवलप किया? आप तक आप इसके ऑप्शन देख लीजिए कि सही आंसर क्या होगा। तो कुछ जगह तो लिखा आता है कि हसरल है, कुछ लिखा आता है कि अल्फ्रेड सूज है। तो क्या है? देखो, प्रघटना शास्त्र का विकास है वो एक दर्शन शास्त्र में हुआ था, और अरस्तु ने इसको बहुत पहले प्रयोग वो कर चुके थे दर्शन शास्त्र में इसका। वर्तमान समय में इसको एक पद्धति के रूप में, एक विधि के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है एडमंड हसरल को। तो ये इनके फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी के नाम से जानते हैं दर्शन शास्त्र के अंदर। लेकिन ये बहुत दार्शनिक लैंग्वेज है, मैंने इनकी पुस्तक पढ़ने की कोशिश की थी, ये इंग्लिश में है, हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, कुछ समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि दार्शनिक लैंग्वेज बहुत टफ रहती है। तो इसको समाजशास्त्र में लाने का श्रेय है, समाजशास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय जाता है किसको? अल्फ्रेड सूज को। इन्होंने अपनी पुस्तक द फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड 1960 के अंदर इस पे चर्चा की है, इसे समाजशास्त्रीय स्वरूप प्रदान किया। और तो ये कथन सही हो गए सारे के सारे, ऑटोमेटिक। सी बच गया, बाह्य यथार्थ और आंतरिक यथार्थ में भेद नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। जो हम बाहर कुछ और होता है, हमारे कुछ अंदर और होता है। तो बाह्य यथार्थ और आंतरिक यथार्थ भिन्न भिन्न होता है, एक नहीं होता है। हम कई बार बहुत कुछ डरावने सपने सोचते हैं, या किसी के बारे में, किसी समाज के बारे में, किसी रिलेशन के बारे में, जो बाहर यथार्थ दिखाई दे रहा है उसके विपरीत हम आंतरिक यथार्थ सोचते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बाह्य यथार्थ और आंतरिक यथार्थ में अंतर है, वो किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। काफी अच्छा करने लगे हो आप, उम्मीद है कि अब की बार नेट और जेआरएफ क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि मैं कोई आसान से क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन ले रहा हूं या कुछ ऐसा लिख रहा हूं कि पहले ये आ चुके हैं। ये पहले किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए, ये खुद मैंने फ्रेम किए हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ पुराने लेता हूं, कुछ खुद फ्रेम करता हूं। तो आप इनका आंसर दे रहे हैं तो ठीक है, आपका अच्छा है, बस इसको कंटिन्यू रखना है अगर आप सही आंसर दे पा रहे हो तो कल हमारी ये पहली यूनिट की लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हम रिसर्च की करेंगे। तो बुधवार और शनिवार को यूट्यूब पे काफी डिमांड आ रही है, तो मैं वहां पे लाइव क्लास लूंगा, बाकी 4 दिन है वो अपने ऐप पर क्लास होगी। आगे है, गोफमैन ने अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत, अभिनय शास्त्र का जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने मंच की बात कही, मुख्य रूप से 2 मंच की बात कही, एक तीसरे प्रकार की बात भी कही। तो उसमें उन्होंने मंच पर कहा कि व्यक्ति अनौपचारिक व्यवहार, इन्होंने 2 मंच बताए थे, एक फ्रंट का मंच, और मंच को क्या मैं अंग्रेजी शब्द अभी भूल रहा हूं, और पीछे का बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज, और एक ऑफ स्टेज की बात और कही थी। तो इनमें से अपना जो वास्तविक व्यवहार या जो अनौपचारिक व्यवहार है वो किस में करता है?
वो कहाँ करता है? हाँ, मिल जाएगी। कहाँ करता है? तो देखो, दो होता है, मुख्य रूप से दो है, सी ऑफ मंच, मंच के बाहर। तो देखो, मंच के सामने, फ्रंट मंच पे तो पता है आपको, हम जब कहीं से मिलने जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी शादी ब्याह में जा रहे हो और जिस कमरे में आप तैयार हो रहे हो और स्टेज प्रोग्राम होता ही है स्टेज, अगर आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है या आपने कोई और शादी देखी है, उसके पीछे एक रूम होता है जहां पे दूल्हा दुल्हन तैयार होते हैं। तो अगर आपने बारीकी से महसूस किया होगा, तो क्या होता है कि जब वो तैयार हो रहे थे, वो बड़े उनके क्लोज रिलेशन लोग होते हैं, बड़े मित्र लोग होते हैं। मैं एक दो शादियों में गया हूँ, दूल्हे के साथ रहा हूँ, तो बड़े वहां पे अनौपचारिक तरीके से बात करते हैं, और जब वहां पे जाते हैं तो बड़े सिंसियर तरीके से बात करते हैं। तो मंच के सामने, फ्रंट स्टेज पे तो हम औपचारिक ही व्यवहार करते हैं। मंच के पीछे, बैक मंच पे जहां हम तैयार हो रहे हैं, वहां पे हम अनौपचारिक व्यवहार करते हैं। ऑफ मंच थोड़ा सा इन दोनों से हटकर है, जब तैयार हो रहे होते हैं या नहीं उसके बाद कुछ अगर घटनाक्रम घटित होता है तो वो ऑफ मंच की बात आ जाती है। फॉरम्स ऑफ टॉक भी गोफमैन की अवधारणा है, और अगर ज्यादा डिटेल से पढ़ना है तो मैंने एक क्लास आपको गोफमैन वाली देखनी पड़ेगी, आप देख लीजिए, सारी की सारी क्लासेस आप देख लीजिए, वहां से आपको ये पर्सन इजी से समझ में आने शुरू हो जाएंगे। कल और परसों की नहीं, आप देखिए एक में जहां लाइव क्लास का ऑप्शन आता है, वहां पर आपको ये जो क्लास अगर आप नहीं देख पाते हैं तो वहां आपको ये क्लास मिल जाती है। जब आप कंटेंट में जाओगे, वहां पे लाइव क्लास का फोल्डर बना हुआ है, वहां पर आपको ये मिलेगी। और नहीं मिलेगी तो मैं अदर वाला जो अपना है ना फोल्डर, उसमें डाल दूंगा ये सब क्लास और ये पीडीएफ। अदर इंपॉर्टेंट है ना, जो 10 तो यूनिट है अपनी, 10 के अलावा एक 11वां फोल्डर है जिसमें अदर का, वहां पे ये सब चीजें आपको मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगा और इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 140 है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन है वो सत्य है। ऐसा बड़ा मुश्किल होता है, इसका आंसर देना बहुत मुश्किल होता है। विखंडनवाद जैक्स डेरेंडा की अवधारणा है। तो विखंडनवाद के माध्यम से लोगोस्ट्रिज्म यानी शब्द केंद्रवाद को बनाए रखना चाहते हैं। देखो, विखंडन की अवधारणा दी, मूल रूप से इन्होंने जो पाठ का जो लेखन है उसके विखंडन की बात की है। तो उसमें ये, क्योंकि एक जैसे अर्थ होता है तो उसके कई अर्थ निकल सकते हैं। तो उसको में कई अर्थ होंगे तो क्या होगा, शब्द केंद्रवाद नहीं होगा। शब्द केंद्रवाद क्या है, एक ही अर्थ बनाए रखना चाहता है। तो विखंडनवाद क्या चाहता है कि शब्दों का विकेंद्रित करना चाहता है। ये एक सुविचारित पद्धति है, डेरिंडा के अनुसार ये एक सुविचारित पद्धति है नहीं। इन्होंने कहा कि अभी ये एक सुविचारित पद्धति नहीं है, इसको सुविचारित होने में समय लगेगा। तार्किक और अतार्किक दोनों प्रकार के पार्ट इसमें रखे जाते हैं। नहीं, इसमें जो अतार्किक होते हैं, जो जिसको उन्होंने कहा कि बेकार की चीजें हैं, जो अर्थहीन है, जो अर्थहीन है, उनको क्या करते हैं, ये पाठ में नहीं रखते हैं, केवल जो अर्थ प्रदान करती है उनको ही रखते हैं। ये अपनी महत्ता संदर्भ में ग्रहण करता है। बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कि है विखंडनवाद है वो, क्योंकि अर्थ है बदल जाते हैं, समय की परिस्थिति के हिसाब चीजें हैं वो बदल जाती है। अब जब हम हंसते हैं तो उस हंसी का अर्थ कुछ जगह और होता है, और अगर हम कोई बुरी घटनाएं हो जाए और हम कुटिल हंसी हंसते हैं तो वो अलग रिलेशन को तय करती है। तो संदर्भ से इसकी महत्ता वो की जाती है। तो डी इज राइट ऑप्शन। आगे है 141 नंबर प्रश्न कि योगेंद्र सिंह द्वारा आधुनिकता के चार अर्थ बनाए गए हैं,
निम्न में से कौन सा एक नहीं है? आधुनिकता की 4 विशेषताएं बताई थी योगेंद्र सिंह ने। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक नहीं है। व्यक्तिवादिता नहीं है, विविधता नहीं है, परिवर्तन के प्रति आस्था नहीं है, धर्मनिरपेक्षता नहीं है। सी, परिवर्तन के प्रति आस्था। रॉन्ग आंसर। परिवर्तन तो आधुनिकता का है ही, परंपराओं में परिवर्तन नहीं होता, आधुनिकता तो परिवर्तन का ही परिणाम है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है, समाज धर्मनिरपेक्ष होते जा रहे हैं, व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं। तो क्या बच गया? नहीं, सी भी गलत, ए भी गलत। जो 4 विशेषताएं बताई है उसमें उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा समझे कि आधुनिकता के अंदर क्या होता है। व्यक्तिवादिता होती है, परिवर्तन गतिशीलता बढ़ती है, धर्मनिरपेक्षता होती है, विविधता नहीं होती। अगर पूर्णतया आधुनिकीकरण आ गया, मॉडर्नाइजेशन आ गया, तो समानता ज्यादा से ज्यादा होगी। आजकल हो सकता है इन फ्यूचर हम देखें जितना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होगा, पूरी दुनिया का पहनावा एक जैसा हो जाएगा, सब टी शर्ट पहनेंगे। हमारी टी शर्ट नहीं है ये टी शर्ट किनकी है? किनकी है? अंग्रेजों की देन है। लैंग्वेज हम इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, तो समानता को बढ़ावा मिलता है, ना कि विविधता को। आगे है 142। किसने कहा कि उत्तराधुनिकता का मतलब एक ऐतिहासिक काल से यह काल आधुनिकता के काल की समाप्ति के बाद प्रारंभ होता है? उत्तराधुनिकता की परिभाषा दी है कि ये जहां से ऐतिहासिक काल से प्रारंभ होता है और फिर आधुनिकता का काल आता है, और जहां से आधुनिकता का काल समाप्त होता है वहां से उत्तर आधुनिकता का काल है वो प्रारंभ होता है। ये कथन किन की है? ये डेफिनेशन किन की है? बताइए, आपका इंतजार है। ए, जियो बॉड्रिलार्ड। बी, डेनियल बेल। डेनियल बेल ऑप्शन में दे रहे हो, बी नहीं है, बी राइट नहीं है। एंथनी गिडेंस। डेनियल बेल ने, देखो, चलो चर्चा कर चुके हैं उस पे हम, कि ये दो आपको दो तीन चीजें, उत्तर आधुनिकता, उत्तर औद्योगिकरण, उत्तर पूंजीवाद, मैं इनमें सब में ये क्वेश्चन ले चुका हूं। एंथनी गिडेंस और जॉर्ज रिटजर, ये किनकी है? जॉर्ज रिटजर की है। आगे है 143। पोस्ट मॉडर्निज्म, या अंग्रेजी में और का मतलब होता है, अपने और समझते हैं, अंग्रेजी में क्या होता है? या होता है। द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? जियो लियोटार्ड, जैक्स ब्रेंडा, फ्रेडरिक जेमसन, माइकल फूको। बताइए सही आंसर क्या होगा 143 का? बी, जैक्स डरिंडा नहीं। डरिंडा ने विखंडनवाद की बात की है। थोड़ा सा कमी रह रही है, बाकी ठीक है आपका। थोड़ा सा, तो कुछ चीजें तो आप पकड़ पा रहे हो लेकिन कुछ चीजें नहीं पकड़ पा रहे हो। तो ये होगा, ये कुछ ऐसे बुक्स नेम होते हैं जिनका हमें नहीं पढ़ा होता है, तो इनको थोड़ा सा धीरे धीरे करके हम साथ करते रहेंगे। तो ये पुस्तक है जेम्सन की। किनकी है? जेम्सन की। आगे है, इनको करेंगे, बुक्स को आप नोट कर लिया करें। ऐसी बुक्स कोई आती है उसको नोट कर लिया करें, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन है वो बुक से रिलेटेड आते हैं। 144 है, निम्न में से किसका बयान है कि संस्कृति का मिलन वैश्वीकरण के युग का लक्षण है? 144, 144। संस्कृति का मिलन वैश्वीकरण के युग का लक्षण है।
बताइए फटाफट। एंथनी गिडेंस किनका है? एंथनी गिडेंस का है। आगे है किसने वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के पक्ष में तर्क दिया, जो कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था के साथ शक्ति, समानता और संघर्ष को शामिल करता है। तो ये बताना आपको, ये ऐसा कौन करता है? 145 का वैश्वीकरण की बात कही है, और साथ में उन्होंने कहा कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था में और साथ में शक्ति, असमानता और संघर्ष को शामिल किया जाता है। सी 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 इज राइट ऑप्शन नहीं है या बताइए। बिल्कुल राइट है, सी इज राइट ऑप्शन, पियरे बार्दियू। ये कथन किनका है? पियरे बार्दियू का है। ये पियरे बार्दियू की जो सांस्कृतिक और राजनीतिक, सॉरी, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की पर है, उससे ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। आगे 146 की हमें मिलान करना है, तो ये तो बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, घबराना नहीं है इनको ऐसे प्रश्नों को देखकर कि क्या है, ये बहुत इजी होते हैं। आलोचनात्मक सिद्धांतवेता, क्रिटिकल थ्योरिस्ट, तो पता है अपने को कौन कौन है? हेबरमास है, नियो फंक्शनलिज्म, नौ कार्यवाद, अलेक्जेंडर, कल्चरल सॉरी स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट, संरचनावादी मार्क्सवादी, अल्थ्यूजर, और स्ट्रक्चरेशन थ्योरिस्ट, संरचनाकरण सिद्धांतवादी या संरचना सर्जन सिद्धांतवेता, तो एंथनी गिडेंस। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सारे गलत नहीं हो रहे हैं, अब सही होने लग जाएंगे। मैंने अभी जैसे जैसे हमारी रिवीजन बढ़ती जाएगी, सही होने का प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखो, वन लाइनर जो क्वेश्चन होता है ना, वो काफी मुश्किल होता है, वो हमें रट्टा ही लगाना पड़ता है। हाँ, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये इस प्रकार की बात कौन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी डेरिंडा द्वारा प्रयुक्त 147 में दो भिन्न अर्थों में इन्होंने प्रयोग किया है भिन्नता को। तो किस दो भिन्न अर्थ है वो किस में किया? क्योंकि इन्होंने विखंडनवाद की बात कही है, और विखंडनवाद के अंदर ये कहता है कि जो कुछ होता है, जो दिखता है, जो बोलते हैं, जो लिखा होता है, उसके मीनिंग है वो कई हो सकते हैं। तो उन कई मीनिंगों को हमें कैसे समझना है, वास्तविक मीनिंग को समझना है। तो देखते हैं, आसान नहीं है, मैंने कहा है कि मैं टफ से टफ क्वेश्चन लेके आता हूं, क्योंकि रिवीजन हो जाए। आसान का क्या करवाना, मैं आपको 100 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आप पहले से जानते हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई बीच बीच में ऐसे होते हैं और आते भी, आप अगर देखोगे ना, तो मान के चलिए कि 40% ऐसे आएंगे जिन्हें आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं 40। फिर 40 होते हैं जो काफी टफ होते हैं, और 20 ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते, जो किसी को नहीं आते। तो अपने को ये 40 तो करना ही करना है। अगर उसमें से कोई एक आधा कम हो जाए तो इसका यहां से कवर करना है। फिर स्कोर बचता है 40 ये। इन 40 में से हमने अगर 50%, 60% यही मेरिट बनाते हैं। इन 40 क्वेश्चनों में से जो करता है ना, 60% कोई कर लेता है तो 60% मेरिट चली जाती है, कोई 65 कर लेता है तो 65 मेरिट चली जाती है। तो मेरिट को यही डिसाइड करते हैं, और मैं यही पर्सन करवा रहा हूं, जो मेरिट को डिसाइड करते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो डेरिंडा ने देखो, दूरी और निकटता की बात है वो मुख्य रूप से विखंडनवाद में से ही नहीं बैठती है, ये अपने कह सकते हैं गिडेंस ने बात कही है। मतभेद और लंबा करना, आस्थगन और विलंबन, मतभेद और स्थगन।
तो ये यहाँ पे मत भेद और स्थगन की बात करते हैं जैक्स डरिंडा, कि हमें उसके अर्थ को स्थगित करना पड़ेगा एक बार जो है, और फिर उसको अलग अलग मतों से हमें उसके अर्थ को देखना है। आगे है 148 की है, ब्रह्मास्त्र क्रिया के जिन प्रकारों का पर जोर दिया है उनका सही अनुक्रम बताइए। जो 4 प्रकार इन्होंने बताए थे क्रिया के, इन चारों के बताने। तो देखो, संप्रेषणात्मक तो सब में दिया हुआ है, लास्ट के अंदर है, बाकी अपने को बताने हैं। तो डी तो आपका गया, बी, बी 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 बता रहे हो, और बताइए क्या होगा 148 का। प्रयोजनवादी, आदर्श, नाटकीय, विश्लेषणात्मक और संप्रेषणात्मक। विशेष जो बल दिया इन्होंने किस पे दिया था, संप्रेषणात्मक पर दिया था। किस पे दिया था, संप्रेषणात्मक पे दिया था। तो सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। एंथनी गिडेंस का रिफ्लेक्सिविटी, इसको परावर्तन हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती सिद्धांत या परावर्तन सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। परिवर्ती सिद्धांत वह सिद्धांत है जो स्वयं से संदर्भित होती है। परावर्तन या रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या चाहिए, परावर्तन कहाँ होता है, ये परावर्तन है, तो यहां चीज आएगी और यहां पे इसका परावर्तन होगा, तो ये परावर्तन बिंदु है। तो ये विचार भौतिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं, भौतिक स्थितियों को नहीं करते हैं। वह तरीका जिसमें समाजशास्त्री किसी समुदाय की सामाजिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं, और वह तरीका जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहार को परखता है और उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन लाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए। डी 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 बी बी, तो क्या होगा, डी होगा सही। क्या होगा, डी होगा कि व्यक्ति है वो कार्य करता है, परखता है, यहां पर जांचता है और उसके हिसाब से वो उसमें परिवर्तन करता है, परावर्तन करता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा है वो एक कह सकते हैं सुमेलित नहीं है। ये महिलावादी थिंकर्स हैं और इनको आपको बताना है कि क्या है। केट किलेट, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सुलामित फायरस्टोन, द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, रॉबिन मॉर्गन, सिस्टरहुड इज पावरफुल, द ब्यूटी मिथ, अर्ली होस्ट चाइल्ड। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सी, डी, 150 का बताइए फटाफट, गलत बता रहे हो अभी, गलत बता रहे हो बी। नहीं गलती, ये तो बहुत है, ये मैं तो करवा चुका हूं, ये दो तो बहुत करवाया हूं मैंने, ये दो तो मैंने बहुत करवाया। फायरस्टोन और केट मिलेट की कुछ पुस्तकें बहुत पूछी जा चुकी है, ए नहीं बहुत पूछी जा चुकी है। तो क्या होगा, द मिथ, ब्यूटी मिथ, ये अर्ली होस्ट चाइल्ड की नहीं है, ये एक थे अपने थे, वोल्फ वोल्फ करके है कोई, वोल्फ। तो इस प्रकार की पुस्तकें होती है, उनको आप नोट कर लिया करें, वोल्फ। तो यहां इनको नोट कर लिया करें जो भी नई पुस्तक आती है प्लीज, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन काफी क्वेश्चन पड़ जाते हैं बुक से अपने को। आगे है तर्क ज्ञान, तर्क भाषा ज्ञान। ये क्वेश्चन कहां से लेके आया हूं, अब 5वीं क्लास है तो ऐसे लेके ही आने पड़ेंगे ना, क्योंकि बहुत टफ, बहुत कंपटीशन बहुत टफ हो गया और प्रश्न बहुत डीपली पूछे जाते हैं, तो अपने को भी उसी गहराई में, अगर मोती अब चुनने हैं तो गहराई में जाने हैं,
हाँ, नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, ये जो करवा रखा है मैंने लगभग नोट्स के अंदर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये अगर आप देखोगे ना तो इन दो थिंकर्स के नाम मैं करवा चुका हूं, इन पे मैं करवा चुका हूं, तो आप इनको तो कर ही सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में नहीं करवाया, अभी ये आए हैं तो आप नोट कर लीजिए। तो कम से कम 50% तो चांस बन गए ना। आगे है तर्क, भाषा, ज्ञान, शक्ति जिसमें सामाजिक सिद्धांतों में अत्यधिक योगदान दिया है के विमर्श में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? तर्क, भाषा, ज्ञान, शक्ति। अब यहां से आइडिया लगा सकते हो आप। नॉलेज एंड पावर, पावर इज नॉलेज। तर्क और भाषा की बात करें तो ये जरूर भाषा है, वो जैक्स ब्रेंडा आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उनका व्यू अलग है। तो ये तो शायद आपने आइडिया लगाया है, मैंने देख लेता हूं। हाँ, इनकी पीडीएफ है, वो मैंने बताया ना, अलग फोल्डर है उसमें डाल देंगे। ए एल्थ्यूजर 9 मार्क्सवादी है। देखो, नॉलेज एंड पावर की बात है, वो माइकल फुको के द्वारा की गई है। मिशेल फुको या माइकल फुको हम कह सकते हैं। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार आधुनिकता में कौन से विचार समाप्त हो जाते हैं? कौन से विचार है वो समाप्त हो जाते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग पे बोझ डालिए, आप इसको कर पाएंगे। वेदता की बात है, तर्क संगतता की बात है, वस्तुनिष्ठता की बात है, प्रगति की बात है, वस्तुनिष्ठता की बात है। उत्तराधुनिकतावादियों ने क्या कहा, देखो समझे जाते हैं। तर्क तो देखो समाप्त हो ही जाता है। तर्क की तो ये कहते हैं कि आधुनिकता है वो क्या है, तर्क प्रधान है। और उत्तर आधुनिकता क्या है, भावना प्रधान है, इमोनेशन, सॉरी, इसमें क्या होता है, भावनाएं है वो प्रधान रहती है। तो ये तो दो समाप्त हो जाते हैं। अब देखना पड़ेगा इसमें, बी है वो राइट होना चाहिए, बी है, क्योंकि वस्तुनिष्ठता है वो समाप्त नहीं होती है। वस्तुनिष्ठता समाप्त नहीं होती है, बाकी सब समाप्त है वो हो जाता है। तो ए में, सी में और डी में वस्तुनिष्ठता है, बी के अंदर वस्तुनिष्ठता का जिक्र नहीं है, तो बी इज राइट आंसर। 153 निम्नलिखित में से किसने ये तो इजी हो जाएगा अब तो, किसने अपने सिद्धांत में संरचना और अभिकरण, एजेंसी एंड एजेंट, जिसकी प्रमुखता किसी को भी नहीं की गई है, परस्पर संबंध की विवरण को आगे बढ़ाता है? देखो, गिडेंस से पहले दो विवाद थे समाजशास्त्र के अंदर, एक वृहद सिद्धांत, एक सूक्ष्म सिद्धांत, एक संरचना का और एक व्यक्तिवाद का। तो यानी व्यक्ति, और जैसे माइल दुर्खिम ने कहा कि सब कुछ है वो समाज है, व्यक्ति कुछ नहीं है। फिर रेडिकलवादी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ सब कुछ है वो व्यक्ति है, समाज कुछ नहीं है। तो इन दोनों को एकत्रित करने का काम है ना वो किया है एंथनी गिडेंस। व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकता का जो विवाद है उसको मिलाने का कोशिश किया है। तो संरचना और अभिकरण, व्यक्ति और संरचना, तो ये तो शायद आप बता रहे होंगे क्या है इसका, ए एंथनी गिडेंस। तो एंथनी गिडेंस है वो सही आंसर है। हेबरमास के अनुसार निम्न में से कौन पूंजीवाद का रूप नहीं है? कौन सा पूंजीवाद का रूप नहीं है? संगठित पूंजीवाद, उत्तर पूंजीवाद, उदारवादी पूंजीवाद, सूचना परक पूंजीवाद। तो डी है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी हर्बर्ट
ब्लूमर की अन्योन्य क्रिया सिद्धांत है, परस्पर क्रिया सिद्धांत, या जो कह सकते हैं इसको प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, उसका लक्षण नहीं है। तो समाज का सारा अभिनेताओं और क्रियाओं में प्रतिबिंबित होता है, अभिनेता और क्रियाओं में। ठीक है, सही है, क्योंकि जो भी मॉडर्न थियरीज है वो क्रिया को विशेष और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद तो क्रिया को ही महत्व देगा, क्रिया को ही इंपॉर्टेंस देगा। सूक्ष्म प्रक्रिया आ गया, सामूहिक क्रिया आ गया, तो यहां से देखोगे आप क्या, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, तो क्रियावाद की बात करिए, समाज वृहद संरचना से निर्मित है, तो वही बात आ गई जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। तो बी है वो इसका एक लक्षण नहीं है, सूक्ष्म संरचना से निर्मित होता है। ये माइक्रो और मैक्रो की बात है। नहीं, सी आपने गलत बता रखा था, सी नहीं है, बी होगा। क्या होगा? बी होगा, क्योंकि समाज वृहद संरचना से निर्मित है। अगर ये माइल दुर्खिम कहते तो ये बात सही होती। 156 निम्नलिखित में से किसने नव प्रकार्यवाद की परिभाषा? प्रकार्यात्मक सिद्धांत का आत्म आलोचक तत्व है, जो प्रकार्यात्मकतावाद की बौद्धिक क्षेत्र का सैद्धांतिक केंद्र को अक्षुण्ण रखते हुए विस्तार करने का प्रयास करता है। तो अलेक्जेंडर ने जो भी कुछ लिखा है, नौ प्रकार्यवाद इन्होंने दिया है, तो अलेक्जेंडर तो है ही है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं रही है। अब इनके साथ कौन है? जोसन टर्नर या कोलोमी? तो आपको पता है कोलोमी है। देख लेता हूं आपका क्या आंसर है। डी, डी इज राइट आंसर। अगर आप नोट्स को पढ़ोगे तो ये सारी चीजें वहां है, यानी 80% जो पूछी जाती है वो 20% है, वो नहीं है, वो किसी को नहीं आती, मुझे भी नहीं आती है, मैं भी पहली बार ही उनको देखता हूं। हाँ, आइडिया लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ चीजें हैं, 10-15% है जो आउट ऑफ सिलेबस रहता है, उसकी मैं गारंटी नहीं रहता। हाँ, उससे हो सकता है 20% रहे तो 10% हम थोड़ा सा उस तक पहुंचते हैं, और 10% तो मान के चलिए जहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है, वहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। कोई कोई कितना ही दावा करे, कोई कहे कि मैं 100% है, तो ऐसा कोई दावा कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर होता तो फिर पेपर बनाने वाला होता है ना। अगर आप देखोगे ना तो 100 पेपर क्वेश्चन बनते हैं, तो 100 में से 2-3 क्वेश्चन तो डिलीट हो जाते हैं, यानी जो पेपर बनाता है उससे भी गलती हो जाती है। 2%, 3%, 5% गलती तो उससे हो जाती है, तो कोई 100% का दावा कैसे कर सकता है? आगे है 157, किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि बीज सामान्यता विकृत व्यक्तित्वों के परिणाम स्वरूप नहीं, अपितु समाज की अपनी संस्कृति और संरचना से निर्मित होती है? तो ये तो बहुत इजी है। बता दीजिए इसका, बताइए क्या होगा। 157 बहुत इजी है, बार बार पढ़ा है। आई एम वेट, फिर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए 157 का फटाफट। नहीं बता रहे? ए बताया है काफी लोगों ने, तो आर के मर्टन, संरचना और संस्कृति। मर्टन करते ना, ऐसी बात है, विचलन की बात है, जो जब सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में विरोधाभास उत्पन्न होता है, तब ये 4 प्रकार के उन्होंने बताए थे, कुछ 4+1 बताई थी। एक तो अनुकूलता होती है और 4 विसमान्यता होती है। आगे 158 नंबर, कि किसने मत व्यक्त किया कि वर्ग परिस्थिति को न केवल उत्पादन की विशिष्ट स्वरूप के आधार पर, बल्कि उस
सामाजिक स्वरूपण जिसके वे सदस्य के आधार पर परिभाषित करना चाहिए। काफी क्वेश्चन मुश्किल पूछ लिया आज मैंने। वो रेशो रखना चाहिए था, वो मैंने नहीं रखा है। आज मैंने वो हार्ड वाले क्वेश्चन है वो पूछ लिए होंगे, इसलिए आपके आंसर है वो कम आ रहे हैं। किसका मतलब कि वर्ग परिस्थिति को केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के साथ जैसे कि परंपरागत रूप से की गई है, और बल्कि सामाजिक स्वरूपण जिसके वे सदस्य हैं के आधार पर की जानी चाहिए। तो अपने एक को जानते हैं, लुइस एल्थ्यूजर को। किसको जानते हैं? लुइस एल्थ्यूजर को। 159 है, द एंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिज्म। द एंड ऑफ, ये 6ठी यूनिट में भी अपने काम आएगी। बुक्स है जो द एंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिज्म, जो संगठित पूंजीवाद है वो समाप्त हो जाएगा। संगठित पूंजीवाद की समाप्ति। तो ये पुस्तक किनकी है? आपने सही आंसर दिया, ये स्कॉट लेस की पुस्तक है ये। तो ये संगठित पूंजीवाद की धीरे धीरे क्या है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पूंजीवाद भी नहीं रहेगा, एक कॉर्पोरेट लोगों के सहयोग से पूंजीवाद का विकास हो रहा है। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? लिंग्विस्टिक्स कौन है? ये भी खूब पढ़ा है हमने, ये खूब पढ़ा है। लैंग्वेज की बात कौन करते हैं? लैंग्वेज की, भाषा की, भाषाविद कौन है? सोसुरे, फर्निडिस डी सोसुरे। तो ए इज राइट आंसर। हैबिट्स की चर्चा करने वाले विचारकों का सही क्रम बता दीजिए। हैबिट्स, आदत, आदत बता सकते हो आप, बहुत इजी है। अरस्तु तो पहले आ जाएगा, तो ए तो कट ही गया, ए तो कट ही गया, ए तो कट ही गया। फिर मार्शल मॉस, दो, तो फिर डी भी कट गया, डी भी कट गया। फिर पॉन्टी, और फिर लास्ट में आते हैं पियरे बारदियू। पियरे बारदियू, पियरे बारदियू ने हैबिट्स पे काफी कुछ काम किया। तो क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। हेबरमास ने किसकी चर्चा पूंजीवाद के रूप में नहीं की है? किसकी चर्चा पूंजीवाद में नहीं की? 162। अगर कोई क्वेश्चन डाउट लगे तो मैंने कल भी कहा था कि आप बता दीजिए, और उसको डिटेल में हम चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। हो सकता है कोई एक आध बार 1000 क्वेश्चन कराऊं, 100 क्वेश्चन कराऊं, एक क्वेश्चन मुझसे भी कुछ हो सकता है, 99% नहीं होगा, और हो सकता है 100% भी ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप वो बता दीजिए, ताकि हम उस पर विस्तार से चर्चा कर सके। 162 का ए आपने सही बताया है, संवेगात्मकता, तार्किकता, अभिप्रेरण, वेदता, ये सब किसकी बात है? पूंजीवाद की है। संवेगात्मक, भावनात्मकता, इमोशन है, वो पूंजीवाद के अंदर नहीं चलते। हंस गेरथ की पुस्तक है फ्रॉम मैक्स वेबर एसेज इन सोशियोलॉजी के सह लेखक कौन है? एक तो ये हो गए, तीनों ने लिखा है, अमेरिका के हैं। 162 का आ, 162 का ए, ठीक है, सही है, ये हो गया। 163 पे चले, तो 163 पे सी सही है, सॉरी, सी राइट मिल्स, सी नहीं, सी राइट मिल्स, बी इज राइट ऑप्शन। 164 है कि दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य में कौन सी विशेषताएं हैं? तो ये किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं डालते हैं, तो ये व्यक्ति के लिए दबावकारी होती है। बस यहीं से पकड़ लेना है अपने को। तो सी तो आएगा ही नहीं, सी तो आएगा ही नहीं, इन सब में सी है, ये व्यक्ति पे दबाव डालती है।
और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इतने से भी अपने काम चल जाता है। ठीक है, वस्तु के समान होती है, जिस पर से प्राकृतिक विज्ञान है प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र है वो तथ्यों का, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कॉम्टे ने किस पुस्तक में विज्ञानों का संस्तरण संस्तरण है वो दिया था, जो गणित से लेकर समाजशास्त्र तक का जो उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, वो किस पुस्तक में दिया था? किस पुस्तक में दिया था? सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटीज, ए प्रोस्पेक्टिव ऑफ द साइंटिफिक वर्क और केरिसिज्म पॉजिटिविज्म में देखो ज्यादा था ही नहीं, दो ही बस्ती है, उसमें मानवता का धर्म दिया था और प्रारंभ में इन्होंने वर्गीकरण कर लिया था। और प्रारंभिक पुस्तक आपको पता ही है कौन सी है? सी 164 का सही बता रहे, 165 पे पहुंच गया हूं मैं। तो क्या हो जाएगा? ए सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, ए सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। तो ये आज की हमारी क्लास थी, 165 कर चुके हैं। लगभग 35 क्वेश्चन है वो रोज करते हैं, 1 घंटे में 35% ही होते हैं। कल 35% करेंगे, थोड़ा से इजी वाले, क्योंकि इजी भी आते हैं ना। और तो कुल 200 क्वेश्चन है वो अपने पहली यूनिट से हो जाएंगे। ओके, तो आपके जो भी सुझाव है और लगातार ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव है पुराने पेपर से उनको हल करते जाइए। रिवीजन लास्ट 1 महीना, 1-2 दिन बाद में, कल से परसों से, या यूं कहें कि आज से ही उल्टी गिनती है वो स्टार्ट हो गई है। तो लास्ट में रिवीजन एंड जितने हो सके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जितना पॉसिबल हो उतने ऑब्जेक्टिव और रिवीजन है। और नोट्स की आदत तो डालनी पड़ेगी अगर आपको नेट क्लियर करना है, तो जो भी नई चीजें आती है उसको अपने नोट्स के अंदर ऐड करो। चलो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। शुभ रात्रि।